जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज के इस वीडियो में जीके, जीएस और हिंदी व्याकरण के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है। मानचित्र पर सागर की लवणता को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। मानचित्र पर सागर की लवणता को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी होगा। तो ध्यान दीजिए, मानचित्र पर सागर की लवणता को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो सही जवाब है आइसोहेलाइन द्वारा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है। चलिए आंसर कीजिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? तो याद रखिएगा सुचिंद्रम में। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। रामेश्वरम की बात करें तो यहाँ विवेकानंद का स्मारक है। मदुरई की बात करें तो यहाँ पर है मीनाक्षी मंदिर। एग्जाम में पूछा जाता है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो मदुरई में है। आगे देखिए, गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? और देखिए दोस्तों, आप सभी डेली क्लास अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8:30 बजे से और एक क्लास है रात 8 बजे से। तो गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? यहाँ पे सही जवाब है ईसा की सूली से। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह पूछा जाता है तो क्रॉस, क्रॉस जो है ये ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह है। और ईसा मसीह के पिता का नाम है जोसेफ और माता का नाम मेरी। आगे देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में शरद ऋतु में वर्षा का कारण क्या है? तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में शरद ऋतु में वर्षा का कारण है पश्चिमी अवदाब। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, पश्चिमी अवदाब। और तमिलनाडु में जो मुख्यतः वर्षा होती है, याद रखिएगा पूछा जाता है कि तमिलनाडु में जो वर्षा होती है किससे? तो शीत ऋतु में। याद रखिएगा शीत ऋतु में तमिलनाडु में मुख्यतः वर्षा होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में शरद ऋतु में वर्षा का कारण है पश्चिमी अवदाब। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए 5 के लिए आंसर कीजिए। आगे हम हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को भी कवर करेंगे। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो जो ही बच्चे डी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर की बात करें तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, जबकि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। एक पूछा जाता है कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि नई दिल्ली में है। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त विधि क्या है? चलिए 6 के लिए आंसर बताइए। और देखिए, अगर आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास करना चाहते हैं या फिर टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। दूसरा चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ, या फिर उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे सल्फाइड अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त विधि क्या है? तो झाग उत्प्लावन है। एड्रीनेलिन एक हार्मोन है जो प्रभावित करती है। और देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं
आप लोग कॉपी में लिखते जाइए, फिर सेशन के लास्ट में आपको स्कोर कमेंट करके हमें बताना है। तो एड्रीनेलिन एक हार्मोन है जो रक्त दाब को प्रभावित करती है। तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, रक्त दाब। और देखिए आपको याद होगा एक पूछा जाता है लड़ो एवं होड़ो उड़ो हार्मोन, तो ये कहाँ से स्रावित होती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रीनेलिन एक ही बात है। तो अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। सर रोनाल्ड रॉस ने खोज निकाला कि क्या खोज निकाला था सर रोनाल्ड रॉस ने? तो यहाँ पे 8वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? मलेरिया का परागमन मच्छरों द्वारा होता है। अर्धसूत्रण कोशिका विभाजन की एक प्रक्रिया है जिसमें होता है। तो ध्यान दीजिए, अर्धसूत्रण कोशिका विभाजन की एक प्रक्रिया है जो किसी भी विशेष जाति के गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर बनाए रखती है। तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन। मेंढक के नेत्र गोलक का कॉयराइड स्तर क्या है? चलिए 10 के लिए आंसर बताइए। देखिए मेंढक जो है ये उभयचर प्राणी है जिसके नेत्रिका उभरा हुआ होता है। यहाँ पे 10 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा ऑप्शन सी, वर्णक। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। मेंढक के नेत्र गोलक का कॉयराइड स्तर वर्णक होता है। आगे देखिए, दिए गए वाक्य का एक शब्द बताएं। दूसरे के उपकार को न मानने वाला उसके लिए एक शब्द क्या है? ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न है। तो यहाँ पे 11 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, कृतज्ञ। दूसरे के उपकार को न मानने वाला को बोला जाता है कृतज्ञ, और कृतज्ञ किसे कहते हैं? तो उपकार को मानने वाला को बोला जाता है कृतज्ञ। रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है, यहाँ पे में पे क्या है? रेखा लगा हुआ है इस तरह से। तो आपको बताना है में कौन सा कारक है। और देखिए हिंदी व्याकरण के बिल्कुल इसी तरह के सिंपल प्रश्न एग्जाम में पूछे आते हैं। तो हिंदी व्याकरण के जितने भी प्रश्न पूछे आते हैं आप लोग बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? में है अधिकरण कारक। आगे देखिए, क्रिया के सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट में आ गई, में आएगी, में आके गई, या में आके चली गई। चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो यहाँ पे जो सबसे उपयुक्त होगा आंसर क्या होगा? स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, में आएगी। निम्न में किससे ध्वनि तरंग गमन नहीं कर सकता है? तो निम्न में से किससे ध्वनि तरंग गमन नहीं कर सकता है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे बी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है। निर्वात या शून्य में ध्वनि तरंग कभी भी गमन नहीं करती है। ध्वनि तरंग सबसे अधिक किसमें संचरण करती है? ठोस में, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में। और ध्वनि जो है ये अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण कितना होगा? देखिए क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? तो जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे क्रांतिक कोण कहा जाता है। तो यहाँ पे आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, तो अपवर्तन कोण कितना होगा? तो ये 90 डिग्री होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए क्रांतिक कोण का मान जितना कम होता है अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है, इसे भी ध्यान रखें। मानव का रेटिना यानी कि दृष्टि पटल नेत्र लेंस से कितनी दूरी पर स्थित रहता है? तो याद रखिएगा ये स्थित रहता है 2 सेंटीमीटर। कभी कभी ऑप्शन में mm भी देता है, तो याद रखिएगा 20 mm या फिर 2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
और मानव नेत्र की बात करें तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है, वास्तविक एवं छोटा बनता है। विद्युत विभव कौन सी राशि है, तो यहाँ पे 17 का आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट, यहाँ पे लिख देते हैं वोल्ट विद्युत विभव का एसआई मात्रक है। निम्न में ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, चलिए 18 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। और देखिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, किलोवाट घंटा। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और 1 किलोवाट घंटा यानी KWH शॉर्ट में लिखा जाता है, कितना जूल होता है, तो एक बार पूछा गया था 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल, तो 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। और 1 जूल में कितना अर्घ होता है इसे भी बता देते हैं। 1 जूल में होता है 10 पर पावर 7 अर्घ। और 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, तो 1 कैलोरी इसमें होता है 4.2 जूल। सभी को ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रथम प्रायोगिक सौर सेल का निर्माण किस वर्ष किया गया था, तो प्रथम प्रायोगिक सौर सेल का निर्माण किया गया था 1954 में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दाब बढ़ाने पर जल का हिमांक क्या होता है, तो यहाँ से 2 प्रश्न बनेंगे, दाब बढ़ाने पर जल का हिमांक और जल का क्वथनांक। तो देखिए दाब बढ़ाने पर जल का हिमांक घटता है, तो यहाँ पे आंसर होगा बी ऑप्शन। और दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है, दोनों याद रखना है। गैसों में ध्वनि की चाल स्वतंत्र रहती है आर्द्रता से, दाब से, ताप से या तीनों से, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, देखिए गैसों में ध्वनि की चाल दाब से स्वतंत्र रहती है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसका मतलब ये है कि दाब बढ़ने या घटने से ध्वनि की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ से आपको याद रखना है, तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है, तो बढ़ जाती है। इन सभी कंडीशन को ध्यान रखें। और आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता के बढ़ने से भी ध्वनि की चाल बढ़ती है। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में, देखिए पहला बौद्ध संगति, दूसरा, तीसरा और चौथा, सभी को ध्यान रखना है। तो प्रथम बौद्ध संगति जो है अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में और चौथा जो है कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। और चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, तो वसुमित्र, वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष, ध्यान रखेंगे। और इसी चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बटा था, हीनयान और महायान। शैव संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक तथा प्रचारक कौन थे, तो देखिए शैव संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक तथा प्रचारक थे शंकराचार्य। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। शंकराचार्य अद्वैत दर्शन का प्रचार प्रसार किया था शंकराचार्य ने। भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन था, तो देखिए भारत आने वाला अंतिम यूरोपियन कंपनी फ्रांस का था। तो सही जवाब है सी ऑप्शन फ्रांस। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, तो 1664 में।
आगे देखिए, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे 25 का आंसर क्या हो जाएगा? अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है कनिष्क को। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार हुए और बिंदुसार के अशोक। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने 712 में भारत पर आक्रमण किया था? तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन डी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कबीर। याद रखिएगा, एक पूछा जाता है बीजक, ये किसके द्वारा रचित है? तो कबीर के द्वारा रचित है। कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख क्या है? चलिए 28 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। जालियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख क्या है? तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पर? तो पंजाब के अमृतसर में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। और इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि और जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया था। सभी को ध्यान रखना है। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? छत्रपति शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। शिवाजी के पिता कौन थे? तो शाहजी भोसले। याद रखिएगा, शिवाजी के पूछा जाता है संरक्षक, तो दादाजी कोंडदेव। सभी को ध्यान रखना है। पुतलीबाई महात्मा गांधी जी की माता का नाम। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप हिम नदी के कार्य से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे सही जवाब है इंजेल वर्ग। इंजेल वर्ग हिम नदी के कार्य से संबंधित नहीं है। इंजेल वर्ग पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से 31 के लिए। रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है। टेनिस खेल से संबंधित है रोजर फेडरर। नटराज की मूर्ति किस काल की है? और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो नटराज की मूर्ति किस काल की है? इसका सही जवाब है चोल काल की। आगे देखिए, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसको जाता है? यहाँ पे सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 की क्रांति होती है और इसी के समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। बंगाल गजट पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो बंगाल गजट पत्रिका के संस्थापक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। एशिया विकास बैंक यानी ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेड क्वार्टर है फिलीपींस के मनीला में। नीदरलैंड में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, नीदरलैंड के द हेग में। और स्विट्जरलैंड में किसका मुख्यालय है? तो स्विट्जरलैंड में याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में।
WHO WTO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो यहाँ पे 36 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के मुंगेर में। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। मेट्टूर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी बता रहे, बिल्कुल सही जवाब है, कावेरी नदी पर है मेट्टूर बांध। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है गुजरात में। बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? तो बहुत ही सिंपल है, तो ये है महाराष्ट्र में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के काल में हुआ था? देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था 1942 में और इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने, और ये हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के काल में। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। H5N1 वायरस किस रोग के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों H5N1 ये वायरस है, ये उत्तरदायी है बर्ड फ्लू के लिए। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। एड्स किसके कारण होता है? तो ये HIV वायरस से होने वाला रोग है। एड्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अब ये आखिरी प्रश्न है आप लोगों के लिए, टेस्ट प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।